बहुत पुरानी कहानी है। एक पहाड़ था। पहाड़ पे एक मंदिर था। छोटे बाबा, आपके पास इतना टैलेंट है, फिर भी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूँ, बॉडी वाला आपके जैसा मेहनत क्यों करूँ? एल्डर जी, मैं आधा महीना हो गया प्रैक्टिस करते हुए। कब भेजेंगे मुझे बाहर एक्सपीरियंस है? छोटे बाबा, बाहर तो हलचल मची है। अगर आपको कुछ हो गया तो सेक्ट हेड मेरी खाल खींच लेगा। मैं तो अपने दाओ सेक्ट में मशहूर बेकार इंसान था। कब का निकाल देना चाहिए था। पर मुझे तो किसी खजाने जैसे संभाल कर रखा, नीचे जाने ही नहीं देते। ये सब शुरू हुआ कुछ दिन पहले से। मेरी प्रैक्टिस लेवल नॉर्मल थी, बॉडी भी एवरेज थी। जाओ टैलेंट टेस्ट करो, ज़्यादा उम्मीद मत रखना। पत्थर रिसर्च करना है, फिर खराब हो गया तो दूसरा लाओ, फिर बदलो, फिर बदलो, बदलते ही रहो। ये कब खत्म होगा? पत्थर की क्वालिटी खराब नहीं है, ये लड़का ही इतना टैलेंटेड है कि टेस्ट वाले फॉर्मेशन की लिमिट ही तोड़ दी। जल्दी रोको इसे। तुम तो सच में जीनियस निकले। अब से तुम मेरे डिसाइपल हो। ऐसे ही मैं अचानक दाओ सेक्ट में सबसे बड़े रैंक वाला बन गया। पहला दिन, थोड़ी देर में ब्रेक थ्रू हो गया। बार बार ब्रेक थ्रू होता गया। दूसरा दिन, ये तो ची रिफाइन के 9वें लेवल में ही ब्रेक थ्रू हो गया। कितना अच्छा। 8वां दिन, फाउंडेशन के 9वें लेवल में। 9वां दिन, मैं तो सिर्फ हवा खाने आया था, अपना ही इंटेंट बना लिया। ये प्रैक्टिस तो इतनी हार्ड नहीं है जितना लोग बताते हैं। 10वें दिन तक मैंने ऑफिशियली गोल्डन कोर बना लिया। पूरी तरह से ब्रेक कर दिया वो मिथ कि पहले किसी नॉर्मल इंसान का कोई रिजल्ट नहीं आया। मज़ा नहीं आया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमारे सेट में ऐसा जीनियस निकलेगा। हमारा सेट तो अब टॉप पर जाएगा। जब सब एक्साइटेड थे कि मैं आगे बढ़ता रहूं और दाव सेट को सबसे ऊपर ले जाऊं, तभी मैंने लापरवाही करना शुरू कर दिया। बहुत पुरानी कहानी है। एक पहाड़ था, पहाड़ पे एक मंदिर था। बहुत बोर हो रहा था। छोटे बाबा, आपके पास इतना टैलेंट है, फिर भी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूँ, बॉडी वाला। आपके जैसा मेहनत क्यों करूँ? क्या एल्डर ने समझ लिया? छोटे बाबा की शुरुआत में प्रैक्टिस स्पीड इतनी ज़्यादा थी, अब रुक गए तो ज़रूर कुछ सॉलिड करना चाहते होंगे। अपनी प्रैक्टिस को स्टेबल कर रहे होंगे। यही बात होगी। पर एक्चुअली मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं था। दोपहर में क्या खाऊं अच्छा रहेगा? यह डीमन को मारना तो पानी पीने जैसा इजी है। इस टूटे फूटे कल्टीवेशन में क्या मजा है? सच में बोरिंग है। अंकल, आप कमाल हो, बहुत स्ट्रांग हो। जल्दी नोट कर लो, ये स्पिरिचुअल फेदर है। ये कोइंसिडेंस है, जरूर कोइंसिडेंस ही होगी। शुरुआत में सेट के डिसाइपल्स इसे कोइंसिडेंस ही समझते थे। जब तक एक दिन शकरकंद बाहर से जला, अंदर से कच्चा। दाओ सेट की किचन की फायर कंट्रोल तो बहुत खराब है। फायर पहले थोड़ी स्ट्रांग रखो, फिर धीरे करो, बिल्कुल दाओ प्रैक्टिस जैसा। बहुत तेज गए तो सब जल जाएगा। क्या ऐसा है क्या? दाओ प्रैक्टिस स्पीड की नहीं है, ये तो टाइमिंग और पेशेंस की बात है। जूनियर ब्रदर, ये सब क्या हो रहा है? तुम 80 साल से बॉटलनेक में फंसे थे, अचानक कैसे? सेक्ट हेड, एंसेस्टर अंकल है ना। अभी एंसेस्टर अंकल यहाँ शकरकंद खा रहे थे। उन्होंने कैजुअली एक बात कह दी, मुझे तुरंत समझ आ गया, जल्दी जल्दी शकरकंद डालो। ये तो बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 7 महीने नहीं आए, पेट आ गया, बुरा हुआ, फिर आया। मैंने तो कैजुअली कह दिया था, ये लोग थोड़े ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। एंसेस्टर अंकल, अब आप जो भी बोलेंगे सब लोग उसे बड़ा दाव ट्रुथ समझेंगे। आप सोच समझ कर बोलिए, तो अगली बार कम बोलूँगा। पर अफसोस, चाहे मैं बात ना करूँ, ट्रबल खुद ही आता है। क्योंकि मेरा रैंक बहुत ऊंचा है और मैं बहुत यंग हूँ। इतना यंग कि कई नए आए डिसाइपल्स मुझे पहली बार देखते हैं तो वो सोचते हैं मैं कोई सीनियर ब्रदर हूँ जो सीक्रेटली प्रैक्टिस से बच निकला हो। तुम लोगों को ट्रबल चाहिए तो छुप जाओ, मेरे सामने घुटने टेको। ये है तुम्हारे अंकल के मास्टर, एंसेस्टर अंकल, एंसेस्टर अंकल। हर बार ये टाइटल सुनकर मुझे सिहरन होती है। सच में सिर्फ टीनेजर हूँ, पर लगता है मानो रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ। इसके बाद मैंने और भी ज़्यादा लापरवाही करना शुरू कर दिया। जब बोरियत होती तो जाकर नए आए गर्ल्स को टीज करता। मीस, तुमने सॉर्ट गलत पकड़ी है और सील बनाते वक्त हाथ ज़्यादा टाइट है, रिलैक्स रखो मेरे जैसे। पता नहीं मेरी बातों की वजह से या मेरे फेस की वजह से, जब से मैं इधर उधर घूमने लगा, सेक्ट की गर्ल डिसाइपल्स की सोर्ड प्रैक्टिस करने की एनर्जी काफ़ी बढ़ गई। एंसेस्टर अंकल को ग्रीट करो। इतनी छोटी उम्र में कई आउटर सेक्ट गर्ल्स जो कभी सुबह ना उठती थी, अब सुबह सुबह माउंटेन पाथ पर प्रैक्टिस करने आती हैं। मैं चिंतित हूँ कि सेक्ट हेड ब्रदर ने सेक्ट का एनवायरनमेंट बिगाड़ दिया। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं, यंग लोग हैं। मैं ये चिंता नहीं कर रहा कि उसने एनवायरनमेंट बिगाड़ा। मुझे चिंता है कि कोई उसे भगा ना ले जाए। अगर किसी और सेक्ट की बेशर्म होली वुमन या डीमन वुमन उस पर नजर गाड़ ले तो बचना मुश्किल होगा। 100 फीट दूर से फेस भी साफ नहीं दिख रहा। तुम भी तो एक फेमस फैमिली से हो। मुझे सुबह सुबह अंधेरे में स्वॉट प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है? मेरा दिल दुखता है। सेक्ट हेड, 100 फीट क्या दूर है? हम तो बस एंसेस्टर अंकल की ऑरा महसूस करना चाहते हैं, कुछ और नहीं करना चाहते। तुम और क्या करना चाहते हो? अब मुझे पूरी तरह समझ आया कि पुराने एंसेस्टर ने उसे इतना टाइटली सेक्ट में क्यों बंद रखा था। ये कोई हेवेंस डार्लिंग नहीं, ये तो सीधा सीधा ट्रबल है। वैसे बात करें तो मैं कुछ भी ना करूं, फिर भी शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी खुद ही चलती रहती है। दोपहर की झपकी लेता हूं तो फाउंडेशन और स्ट्रांग हो जाती है। सन बादिंग करता हूं तो मेरिडियंस खुद ही वाइडन हो जाती है। ये किससे कंप्लेन करूं? सबसे ज्यादा एग्जैजरेटेड वाकया तब हुआ जब दोपहर की नींद में मुझे एक सपना आया। दाव क्या है? दाव तो एक पाथ ही है ना। पाथ है तो चलो, यही तुम्हारा दाव है। क्या हुआ? 9 बार बेल बजी। ये किसी के ग्रेट डाउ रेजोनेंस को छूने वाली आवाज है। एंसेस्टर अंकल, क्या हुआ? इतना बड़ा सेटअप क्यों? एंसेस्टर अंकल, आपने अभी क्या किया? सो रहा था। एंसेस्टर अंकल, फिर से सोचिए,
कोई स्पेशल चीज़ का सपना तो नहीं आया? अरे सपने में कोई मुझसे दाव डिस्कस कर रहा था, पर मुझे लगा वो बहुत बकवास कर रहा है तो मैंने उसे भेज दिया। ड्रीम में दाव डिस्कस करना ये तो ग्रेट दाव का ट्रेस है, ये अवसर तो करोड़ों लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं पा सकते। फिर भी सिर्फ इसलिए भेज दिया क्योंकि नींद आ रही थी। सिर्फ ये सुनकर कि वो लड़का सोते हुए ग्रेट दाव रेजोनेंस ट्रिगर कर गया। 3 डिसाइपल्स जो हमेशा खुद को बहुत काम माइंड वाला समझते थे, दिल हिल गया और सीधा डिविएट हो गए। तुम्हें पता है तुम इतने स्पेशल क्यों हो? पता नहीं। मुझे लगता है तुम सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रैक्टिस करते हो। जो एक स्टेप में हो सकता है उसे 10 स्टेप्स में तोड़ देते हो। एल्डर सोच रहा था, मैं खुद भी श्योर नहीं हूं उसे बताऊं या नहीं। ये असल में क्या है? इनेट रिवर्स्ड फीटस है, एंशियंट काल के नो फेट पर्सन मिथ है, या किसी बहुत ओल्ड एग्जिस्टेंस का रीइंकारनेशन, या दाओ सेक्ट के रिकॉर्ड्स में एक और भी ज़्यादा एब्सर्ड थ्योरी है, इनेट दाओ सीड, यानी हेवन एंड अर्थ का खुद पैदा किया हुआ दाओ का कंटेनर। अगर ये सच है तो ये सिर्फ हेवंस डार्लिंग नहीं, ये तो इस एरा का वेरिएबल है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे पूरी तरह ग्रो होने से पहले तुम्हें नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों? मैं तो पहाड़ पर रहते रहते बासी होने वाला हूँ क्योंकि नीचे कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है। पर मैंने तो किसी को कुछ किया ही नहीं। कभी कभी सिर्फ जीना ही किसी को नाराज कर देता है। खतरा तो खतरा है, पर यह पहाड़ बहुत बोरिंग है। नहीं, कोई तरीका सोचना पड़ेगा सीक्रेटली नीचे जाने का। हमारा माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन रात में कितने लेयर्स खोलता है? एक बात पूछनी है, आज रात वेस्ट कॉर्नर के साइड गेट की ड्यूटी किसकी है? कोई एंशिएंट डिस्गाइज टेक्निक है क्या जिसमें बॉडी की ऑरा भी बदल जाए? ऑर्डर भेजो, माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन को तुरंत 2 लेयर्स और बढ़ाओ। माउंटेन गार्डिंग डिसाइपल्स की ड्यूटी डबल करो, सभी एग्जिट जेट टोकन्स वापस लो और फिर से रजिस्टर करो। ऑर्डर मिल गया, तुम फौरन उसके रहने वाली जगह के बाहर जाओ, सीक्रेटली पक्का गार्ड रखो, दिन रात ड्यूटी रखो, उसे सेक्ट से एक कदम भी बाहर मत जाने देना। एल्डर थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं है? एग्जैजरेटेड नहीं है। अगर वो सच में हमारे सामने से निकल गया तो हम सब वहीं मर जाएंगे। जब ट्रांसफॉर्मेशन गॉड वाले एल्डर भी गार्ड करने आ गए, समझ गया डायरेक्ट भागना पॉसिबल नहीं है। पर चूंकि मैं नीचे नहीं जा सकता तो मैं दूसरा तरीका सोचूंगा। लोगों खुद मेरे पास पहाड़ आने दूं, क्यों नहीं? ये तो मजेदार होगा। ईस्ट रीजन के सबसे टॉप यंग टैलेंट्स धीरे धीरे दाव सेक्ट पहुंचने लगे। सबसे पहले स्वॉर्ड सेक्ट आया, फिर बुद्धिस्ट प्योर लैंड, फिर बाकी बहुत सारे सेक्ट्स भी आदेश पाकर आ गए। तुमने सुना क्या? दाव सेक्ट में एक बहुत एब्सर्ड बात हुई है। सुना सुना। कहते हैं वहां एक अंकल निकला है, उम्र कम है पर रैंक बहुत डरावना ऊंचा है। रैंक ऊंचा होना तो कोई बड़ी बात नहीं, सबसे अब्सर्ड तो ये है कि उसने सिर्फ 10 दिन प्रैक्टिस किया। 10 दिन में बिना किसी कल्टीवेशन बेस के एक नॉर्मल इंसान से सीधा गोल्डन कोर पहुंच गया। 10 दिन में नॉर्मल इंसान से गोल्डन कोर, ये तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जोक है। मैं गू चांगफेंग 100 साल हार्ड प्रैक्टिस किया, न जाने कितनी बार जान का खतरा उठाया, तब जाकर हार्ड कॉम्प्रिहेंशन रिदम पहुंचा। अभी भी सिर्फ गोल्डन कोर ग्रेट परफेक्शन हो। ये किस तरह का रिदम है? जरूर कोई खोखली बात है, कोई फॉर्मेशन या ट्रिक होगी। बड़ी बात सुनते ही किसी ने 10 दिन में मेरी 100 साल की हार्ड प्रैक्टिस पढ़ ली, ये कौन बर्दाश्त करेगा? जरूर फेक होगा, मुझे भी नहीं लगता। पॉसिबल है, गप है या नहीं, जाकर देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। मीटिंग शुरू होने से एक रात पहले कुछ टॉप टैलेंट्स सीक्रेटली दाव सेट पहुंच गए देखने के लिए। उनका सोचना सिंपल था, पहले सीक्रेटली एक झलक देख लो, अगर रूमर सच है तो नोट कर लो, अगर सच नहीं है तो दाव सेक्ट की बहुत बदनामी होगी। वही है हमारे एंसेस्टर अंकल। खाओगे क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मत पूछो। तुमने सच में 10 दिन में समझ लिया? करीब करीब। एक्चुअली मैंने ठीक से काउंट नहीं किया था, काउंट नहीं किया। ये बात हल्के फुल्के 5 शब्दों में कही, पर इन सालों से हार्ड प्रैक्टिस करने वाले टैलेंट्स के लिए ये किसी भी डायरेक्ट चैलेंज से ज्यादा दर्द भरी थी। आपसे टीचिंग चाहिए? अभी? हाँ अभी। मेरी फिश तो पक भी जाएगी, बस एक मूव निकलना है। हाँ तो जल्दी करो, मैं तो पहले चला। यह एक सोर्ड स्ट्राइक, पिंगजान ही। इस सोर्ड स्ट्राइक की पावर पहले ही युआनिंग स्टेज की थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई थी। नॉर्मल गोल्डन कोर इसे रोक नहीं सकता। हार्ड ब्लॉक करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा इंजरी होगा। क्या? तुम्हारी सोर्ड तो अच्छी दिखती है पर बहुत टाइट रखी है। थैंक्स फॉर द पॉइंटर। अमिताभ बुद्ध, मेरे भगवान, क्या हो रहा है? मुझे लगा था ये लोग रुक जाएंगे, अब सब यहाँ बैठ गए। मुझे मछली भूनते देखकर कुछ समझ आएगा क्या? और भी लोग देखने आए हैं अब फिश कैसे भूनते हैं। तुम ईस्ट रीजन वाले टैलेंट्स के दिमाग नॉर्मल नहीं है क्या? अरे बहुत पास आ गए। दूसरे दिन गू चॉन्गफिंग इमरजेंसी मेडिटेशन में गया, अचानक अपनी बॉटल ने तोड़ दी। यंग मंक सिर्फ बैठा रहा और सीधा गोल्डन बॉडी बना लिया। खबर फैलते ही सारे 9 सेक्ट्स हिल गए। ये दोनों टॉप टैलेंट्स जरूर लिन फेंग द्वारा पॉइंट किए जाने के बाद ब्रेक थ्रू हुए। अपने सेक्ट का ये व्यक्ति अभी तक सीरियसली लड़ा भी नहीं, सिर्फ एक फिश भूनकर दूसरे सेक्ट के दाओ एयर और होली सोन को ब्रेक थ्रू करा दिया। ये कौन प्राउड नहीं होगा? सच में सेक्ट के लिए ब्लेसिंग है। अच्छा, अब भी हमें काम होकर पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए। अंकल, आज ऑफिशियली मीटिंग शुरू हो रही है, कृपया इस मेन सीट पर बैठिए, थोड़ा प्रेजेंस दिखा दीजिए। मैं इतना ऊंचा नहीं जाना चाहता। एल्डर, आप तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बैठिए। क्या बात है, बार बार वही मूव्स? तुम लोग फाइट में थोड़ा क्रिएटिविटी नहीं ला सकते? दाव सेक्ट के मास्टर ऐसा कह रहे हैं, हमारे तरीके पसंद नहीं आ रहे तो नीचे आकर खुद दिखाओ। क्या ये तो मरने के लिए उतारू है? ठीक है,
तो चलो थोड़ा खेल लेते हैं तुम्हारे साथ। पहले बता देता हूँ, मुझे हाथ चलाने में लगता है बोर, अगर खुद हार मानो तो कम ट्रबल होगा। बुरा हुआ इल्यूजन डीमन माउंटेन का ये बेवकूफ़ मारने का इरादा बना बैठा। लिटिल टाइगर चुपचाप रहो, हिलो मत। क्या हो गया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मैंने कहा था ना, मेरे हाथ चलाने से तुम बहुत वीक लगोगे। ये तो लॉ मैनिफेस्टेशन का शुरुआती रूप है। कैसे पॉसिबल है? ये कोई नॉर्मल ऊंचा टैलेंट नहीं है, ये हेवन एंड अर्थ के साथ नेचुरल हार्मनी में है। अगर ये केओस के समय होता तो फेट ही बदल जाता। पूरी दाओ सेक्ट में इस मार्शल आर्ट्स वाले किस्से की खबर पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड में फैल गई। अगर दाओ सेक्ट इसे संभाल नहीं सकता तो मैं पूरी शक्ति से इसे अपनाना चाहूंगा। ऐसा मॉन्स्टर जो एरा का बैलेंस बिगाड़ सकता है, कोई भी उसे बड़े होते नहीं दिखेगा किसी ना किसी वे से। एंसेस्टर अंकल, आप एक्चुअली किस तरह के एग्जिस्टेंस हो? फिर क्या हुआ? आधी रात में भी सोने नहीं दोगे? वो बच्चा हमें दे दो, वरना आज रात पूरा पहाड़ मिट्टी में मिल जाएगा। बूढ़े, गलती मत करो। हाथ में पकड़ते समय ध्यान रखना, मेरी मूव गार्ड से ज़्यादा अच्छा मैं ही संभाल लूंगा। अंडरवर्ल्ड ओल्ड गोस्ट, रात में हमला करने आए। तुम सच में दाओ सेक्ट से लास्ट तक लड़ना चाहते हो? बूढ़े, मुझे बस वो बच्चा चाहिए, अभी दे दो तो आज रात बहुत लोगों की जान बच जाएगी। इसे कोई बीमारी है क्या? आधी रात में ही आना था? अंकल, आप कमरे में जाकर थोड़ा रुकिए। तुम लोग इसे रोक सकते हो? सामने से रोकना प्रॉब्ली पॉसिबल नहीं है, सब लिमिट पार कर गए। चिंगशू, तुम इसे कब तक बचाओगे? एक बार या पूरी जिंदगी? इसका टैलेंट बहुत हैवी है, बाद में सेक्ट के लिए बड़ी आफत लाने से पहले अभी मुझे दे दो। मत करो। बूढ़े, कई सालों बाद भी इतने बूढ़े हो गए हो। क्रेजी फिस्ट सेक्ट का ये ओल्ड डीमन पागल हो गया, अपने पूरे लाइफ दाव वेसल साथ ले आया। सच में बहुत एग्जैजरेटेड है। मास्टर, इस आदमी को मार सकते हो? एंसेस्टर अंकल तो एंसेस्टर अंकल ही रहता है। मार दिया तो अच्छा ही है, चलो फिर घर वापस चलते हैं। एंसेस्टर अंकल मत जाइए, मुझे उसे थोड़ा क्वाइट करने दो। क्या हुआ? आखिरी मोमेंट में वो केयरफुल बूढ़ा एक्टिवली उस बच्चे को प्रोवोक कर रहा है। बूढ़े, कल आना क्या नहीं हो सकता? आज मुझे थोड़ी नींद आ रही है, अभी ट्रबल करोगे तो मूड अच्छा नहीं रहेगा। छोटे, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मुझसे कंडीशन रखने के काबिल क्या? चलो जल्दी ही खत्म कर देते हैं। अरे, अभी एक और बचा है। क्या बोला? मुझे भी नहीं पता। वो बहुत नॉइजी था, मुझे थोड़ा अनोइंग लगा तो अचानक लगा कि उसे वहां नहीं होना चाहिए था। स्पीक एंड मैनिफेस्ट? नहीं, ये तो सिर्फ स्पीक एंड मैनिफेस्ट नहीं है, ये तो ऐसी बात है जो कभी बोली ही नहीं जानी चाहिए। डिसाइपल के सामने तो बिल्कुल नहीं। हेवन को तो सुनने ही नहीं देना चाहिए। आखिर हो क्या रहा है? हाल ही में जो भी बोलता हूँ वो सच हो जाता है। कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया? मास्टर, मुझे कोई बीमारी है क्या? तुम्हें क्या बीमारी है? मुझे लगता है कभी कभी जो भी मैं बोलता हूँ वो सच हो जाता है। जैसे कल मैंने दिमाग में सोचा था कि वो खत्म हो जाए और वो सच में खत्म हो गया। डिसाइपल, ये एक बात अच्छे से याद रखो। कौन सी बात? आगे से कभी भी कैजुअली कोई विश मत करना। क्यों? क्योंकि अगर सच हो गई तो कोई और मर सकता है। तो मेरी एबिलिटी वियर्ड है, मुझे लगता था उससे भी ज्यादा डेंजरस है। पिछली रात जो हुआ वो तो पूरी दुनिया मिटाने वाला था। अगर ये लड़का उसे भी मच्छर मारने जैसा कैजुअल ट्रीट करता रहे तो यही सबसे डरावनी बात है। उसकी पूरी बैकग्राउंड निकालनी होगी। ये दाव सेट के फाउंडिंग एंसेस्टर का छोड़ा हुआ आइटम है, इससे शरीर या फेस नहीं मिलता, ये सिर्फ सोर्स देखता है। कल की बात बहुत वियर्ड थी, मुझे भी सच में देखना चाहिए तुम असल में क्या हो। ठीक है, मुझे भी जानना है एक्चुअली। मिरर चालू हुआ और रोशनी फैलाने लगा, पर मिरर में जो दिखाई दिया वो कोई इमोशन वाली चीज नहीं थी। अचानक एक स्पेस फट गई, एक स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्स। ये क्या है मास्टर? ये क्या है? ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, न ही ब्लड लीनिएज। तुम किसी स्पेशल पर्सन नहीं हो, तुम तो हो। ये मिरर पे करना होगा क्या? इस समय भी कॉम्पनसेशन की बात सोच रहे हो? आखिर मैंने ही तोड़ा है। डिसाइपल, ये बात किसी को नहीं बताना, जब तक मास्टर कंफर्म ना कर लो तुम सेक्ट में ही रहो। तो मैं जा सकता हूँ? जहाँ जाना है जाओ, सन बात के लिए जाता हूँ। जैसे ही लिन फेन फॉरबिडन एरिया से बाहर आया, तुरंत बहुत सारे लोगों ने घेर लिया। पूरा सेक्ट ध्यान से उसकी हर मूवमेंट देख रहा था। मुझे क्यों देख रहे हो? अंकल, पिछली रात के बाद बाहर वाले लोग आपको सबसे बड़ा सीक्रेट मानने लगे हैं। अब जब अंडरवर्ल्ड एंसेस्टर मर गया है, डर है कि जल्दी ही और भी बूढ़े मॉन्स्टर्स आएंगे। सेक्ट ने आपस में डिस्कस करके डिसाइड किया है टेम्पररी माउंटेन सील करने का। फिर से सील? आपकी सेफ्टी के लिए है। छोड़ो, मुझे समझ आ गया। तुम लोग डर रहे हो मैं भाग जाऊं? बूढ़े लोग तो अब हाथ हिलाते ही बड़े अचीवमेंट को धूल में मिला सकते हैं। अगर आप सीक्रेटली नीचे उतर गए तो पूरा ईस्ट वेस्टलैंड एक बर्तन में उबल जाएगा। चीजें तो ठीक है, वैसे भी पहाड़ पर फिश है, बेड वाला आइडिया तो काम नहीं करेगा। यहाँ बूढ़े लोग कड़ी नजर रखते हैं। सीक्रेटली भागना भी पॉसिबल नहीं है। माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन कोई डेकोरेशन नहीं है। क्योंकि ऐसा है तो अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं। सब मुझे इतना स्पेशल समझकर वॉच कर रहे हैं, तो मैं बस नॉर्मल इंसान बनने का डिस्गाइज ले लूंगा। अगला स्टेप है ये सीखना कि नॉर्मल इंसान कैसे बनते हैं। एंसेस्टर अंकल, आप हाल ही में बदल गए हैं। लर्निंग कभी खत्म नहीं होता। एंसेस्टर अंकल सच में एंसेस्टर अंकल ही निकले। इतनी एग्जैजरेटेड पावर होते हुए भी एक्टिव होकर सीख रहे हैं, माइंड को काम रखने के लिए। चेक करते हैं रिजल्ट। परफेक्ट। आप तुम कौन डिसाइपल हो? मैं आया सर्वेंट हो क्या? किचन में क्यों घूम रहे हो? एंसेस्टर अंकल, आपने ये टेक्निक कहाँ से सीखी? फ्री टाइम में बोरिंग था, कुछ बुक्स मिलाकर खुद ही फिगर आउट कर लिया। मैंने इसका नाम रखा एवरेज। फिर से खुद ही फिगर आउट किया। दूसरे लोग जो सीक्रेट टेक्निक अपनी पूरी जिंदगी लगाकर खून पसीना बहाकर बना पाते हैं, आप उसे कैजुअली एक कुकिंग टूल जैसा ट्रीट करते हो। ये कैसा जमाना है? बूढ़े, आगे मत जाना सेक्ट का, माउंटेन गेट टूट जाएगा। क्या हुआ?
इंसानी बात समझ नहीं आती? आगे गए तो माउंटेन गेट द्वारा उड़ा दिए जाओगे। नहीं, वो मैं तो सिर्फ बात करने आया हूँ। चलिए थोड़ी देर चैट कर लेते हैं। कृपया छोटे भाई सूचना दे दो, नॉर्मल इंसान यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है? जल्दी मैसेज भेजो। आप कौन है? मैं फॉर्चून टेलर हूँ। दाओ सेक्ट ने माउंटेन सील कर दिया है, बाहर वालों से नहीं मिलते। मुझे पता है, मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आया, मैं उस बच्चे से मिलने आया हूँ। आप जाइए वापस। अगर मैं वापस गया तो वो मर जाएगा, अगर मैं अंदर गया तो भी शायद ना बचे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा अभी मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि बाहर जो असली लोग उसे मारना चाहते हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। क्या मतलब है? तुम लोगों ने जो 2 महीने माउंटेन सील किया, वो सिर्फ हीट कूल होने का वेट नहीं था, वो तो ट्रैप बिछाने का टाइम था। 3 दिन बाद 7 होली वेपन्स एक साथ गिरेंगे, तब तुम्हारा दाव जोन भी, यहाँ तक कि इस पहाड़ का पूरा रेंज भी राख बन जाएगा। अगर कोई और होता जो ऐसी बकवास बात करता तो पागल समझ लेता, पर यह इंसान बहुत काम था। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? इसलिए मैं कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाया। तुम मुझे जानते नहीं, पर मैंने तुम्हें 3 बार कैलकुलेट किया। पहली बार गन्ना का पत्ता टूट गया, दूसरी बार गन्ना की ट्रे फट गई, तीसरी बार मेरी आंखें चली गई। तुम मुझे क्यों कैलकुलेट कर रहे थे? क्योंकि मेरे स्टोन सेट का आखिरी हेक्साग्राम बताता है कि ईस्ट वेस्टलैंड में एक ऐसा इंसान आएगा जिसका होना नहीं चाहिए था। इसलिए मैं देखना चाहता था तुम एक्चुअली किस तरह के एग्जिस्टेंस हो। मैं इंसान हूँ, ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे इंसान हो। ये लो, यही कारण है मैं तुमसे मिलने आया। इस चीज का काम क्या है? एक बार तुम्हारी जान बचा सकता है, पर एक बार तुम्हारी जान भी ले सकता है। यानी तुमने कुछ भी नहीं कहा। एक फॉर्च्यून टेलर जिसने अपनी आंखें कैलकुलेट करने में खो दी हों, वो कभी बोरियत में दाव सेक्ट के साथ ऐसा जोक नहीं करेगा। 3 दिन बाद 7 स्वॉर्ड होलीपंस एक साथ गिरेंगे। डाउ सेट के सभी लोग, वर्स्ट सिचुएशन आने वाली है। 7 स्वॉर्ड होली वेपन्स एक साथ गिरना का मतलब है कम से कम 7 टॉप फोर्सेस साथ आ रहे हैं। शायद वो एक्चुअली एंसेस्टर अंकल को मारना ही चाहते, शायद वो सिर्फ उनकी लिमिट टेस्ट करना चाहते हैं। एंसेस्टर अंकल, 3 दिन बाद अगर सच में कोई स्ट्रांग एनिमी आया तो क्या आपके पास कोई कॉन्फिडेंस है? लड़ा नहीं है, पता नहीं, पर अगर वो बहुत नॉइजी हुए तो शायद जल्दी मर जाएंगे। उनसे मत पूछो, अभी से दाओ सेक्ट की सारी डिफेंस को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ा दो। अगर सच में डिफेंड करना मुश्किल हुआ तो हम सब उन्हें रोकेंगे। पूरा सेट मैक्सिमम अलर्ट लेवल पर चला गया। सेट प्रोटेक्टिंग ग्रेट फॉर्मेशन खड़ी की गई, स्पिरिचुअल हर्ब्स और मेडिसिन इकट्ठा की गई, स्वॉर्ड पूल से फ्लाइंग स्वॉर्ड्स निकाले गए। पूरी तरह एनिमी को रोकने के लिए तैयारी। 3 दिन बाद 7 बिग फोर्सेस सेट को घेर लेते हैं। सेट सभी इनर और आउटर डिसाइपल्स को फुल स्केल डिफेंस के लिए बुलाता है। सभी एल्डर्स तुरंत डिसाइपल्स को हर फॉर्मेशन पॉइंट पर मजबूती से खड़े होने का आदेश देते हैं। बाहर वाले कचरे को सफल नहीं होने देना। 7 बिग सेक्ट्स आ गए हैं, जल्दी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करो, सेक्ट की ग्रेट फॉर्मेशन मजबूत करो। बहुत लोग आए हैं। एंसेस्टर अंकल, आप वापस जाइए। इनमें से कुछ अंडरवर्ल्ड एंसेस्टर से कम स्ट्रांग नहीं है। क्या इन सबको लगता है इनका चांस है? चांस ना होता तो कौन दाव सेट को नाराज करने का रिस्क लेता? तो इनकी हिम्मत बहुत बड़ी है। आना है तो चाय पीने आ जाओ। इस एक इन्विटेशन के सामने 10,000 लोग साइलेंस में चले गए। जो एग्जिस्टेंस अंडरवर्ल्ड के 10 एंसेस्टर्स को इंस्टेंट मार सके, अगर वो स्माइल के साथ भी बोले तो कोई उसे मजाक नहीं समझ सकता, और कोई हिम्मत नहीं करता एक्चुअली दाव सेक्ट में घुसने की। आए, एक नहीं, दो नहीं, 7। 7 बहुत एंशियंट, हेवी और डोमिनेंट ऑराज ईस्ट रीजन के अलग अलग डायरेक्शन से एक साथ जागती हैं, जैसे 7 हजारों साल सोए हुए एम्बिशंस एक ही पल में आंखें खोलते हैं। पीछे हटो, पीछे। ट्रू मून सेक्ट ने अटैक शुरू कर दिया। वो स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करके बॉडी प्रोटेक्ट करेगा, नेगेटिव वेव से बचने के लिए। अगर उससे हिट हुए तो ब्लड वॉमिट करके मर जाओगे। ताई बाई हेवन स्वॉर्ड, सब फ्लाइंग स्वॉर्ड्स टाइट पकड़ो, स्वॉर्ड हाथ से छूट सकती है। ताई बाई हेवन स्वॉर्ड। 9 टर्न बुद्धा पगोड़ा। ईस्ट जो बुद्धिज्म भी लोगों को छीनने आ गया। अंडरवर्ल्ड ओल्ड गोस्ट मर गया, पर अंडरवर्ल्ड वे खुद स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्रेजी डीमन कल्टिवेटर्स मेरा सिर फटने वाला है। ये तो स्टोन ट्राइब का एंशिएंट ट्रेजर है। मेंग जेनवे ने आज के लिए अपनी सारी वेल्थ ले आई। दाओ सेट, जल्दी बच्चे को सौंप दो। राइचस पाथ के खिलाफ मत जाओ। मुझसे बल जबरन वेपन दिखाकर लेना चाहते हो? ये लोग सच में दाओ सेट को इज्जत दे रहे हैं? ये दाओ सेट की इज्जत नहीं है, ये उसकी इज्जत है। किंगशु, आज ही आखिरी डेडलाइन है। अगर आदमी नहीं दिया तो हेवंस दाओ को ब्लेम मत करना। तुम सब मेरे दाओ सेट से युद्ध चाहते हो। अगर दाओ सेट आदमी नहीं देता तो ये युद्ध नहीं है, इम्पॉसिबल। तो युद्ध ही हो। वो लोग जो नॉर्मली बहुत स्ट्रिक्ट और थोड़े सीरियस लगते थे, इस पर कोई पीछे नहीं हटा। दाव सेक्ट के ये लोग तो इतने बैड नहीं लगते। हेड, मैं अभी थोड़ी देर और सहन करने वाला था, पर वो लोग बार बार मेरे मास्टर पर हमला कर रहे हैं। यहाँ तो मेरा घर बन गया है। मैंने सेक्ट के लिए ये हेवनली कैटास्ट्रोफी बुलाया। अब तुम सब मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। मुझे नहीं पता था मैं पूरी डिवाइन सेक्ट में इतनी हलचल मचा दूंगा। अगर फिर से लापरवाही की तो सेक्ट के ब्रदर्स के साथ बेइंसाफी होगी। जल्दी पुश करो, जल्दी पुश। अचानक सेक्रेड ऑरा खींचकर लाई गई, ब्रेन के फाउंडेशन की पावर से गुजरती हुई सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को डिसिपेट कर देती है। सेक्ट के ब्रदर्स ने मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तैयार कर दी। बहुत पहले इस सपने में जो माउंटेन पाथ पर मिला था, उस स्ट्रेंजर ने पूछा था, दाओ क्या है? मुझे याद है, मैंने कैजुअली जवाब दिया था, पाथ है तो चलो, पाथ नहीं है तो भटको। असल में वो नहीं, ये तो। आखिर में लिनफेंग ने अपने हाथ की ब्रांच चलाई।
शरीर में दबी हुई ग्रेट डाउ की फोर्स पूरी रिलीज कर दी, इस ग्रीड से भरे युद्ध को खत्म करने के लिए। तुम इस पल हेवन एंड अर्थ में कोई भी उसे अब एक टीनेजर नहीं समझ सकता था, और कोई भी उसे लेने की ग्रीडी इच्छा नहीं रख सकता था, क्योंकि उसके शरीर से जो निकल रहा था वो एक पूरे एरा को डोमिनेट करने वाली एब्सोल्यूट पावर थी। ये अंकल तो सच में थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेटेड है। सील बाउंड्री स्टील, ये तो एंशियंट सील स्टील है। अंकल, सील स्टील क्या है? ये कोई ऑर्डिनरी सेक्ट का होली वेपन नहीं है, ये एंशियंट काल में एक पूरे एरा के हेवंस चोजन वंस को सील करने के लिए बनाया गया आइटम है। मेरे कान थोड़े इच कर रहे हैं। इस स्टील से बहुत सारे लोगों की मटरिंग की आवाज आ रही थी, सिर्फ एक रेड लाइट ओशन की तरह चारों तरफ फैलने लगी। छुओ मत, पकड़ो मत, चिल्लाओ मत। ये क्या है? नीचे उतरो। सभी गोल्डन कोर से नीचे वाले डिसाइपल्स पीछे माउंटेन में जाओ, बाकी सब मिलकर स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड बनाओ। लीन जुओ अभी भी ऊपर है, यहां रहकर तुम लोग हवा भी नहीं रोक सकते। पीछे माउंटेन जाओ। वो लोग लॉन्ग लाइफ चीज छीनना नहीं चाहते, वो सीधा लिन जुओ को फॉर्मेशन से मारना चाहते हैं। जल्दी बचाव करो। इस ऑरा का फील दूसरे लोगों के ट्रेजर से बिल्कुल अलग है। ये कल्टिवेटर की चीज नहीं है, ये तो हेवन एंड अर्थ खुद ने लिखा हुआ जजमेंट है। ये कोई वेपन नहीं, ये कोई दाव है। ये पूरा एक स्टील ने सील किया हुआ एंशियंट दाव है। नहीं, दाव नहीं, ये आदेश है, ये एंशियंट सील ऑर्डर है। जो भी मार्क्ड होगा उसका पूरा एरा साथ में बुरी तरह दफन हो जाएगा। एंसेस्टर अंकल, तो एंसेस्टर अंकल, डिसाइपल इस बार पीछे मास्टर के पीछे जाओ। मास्टर ने तुम्हारे लिए ब्लॉक किया इसी वजह से। पहला जो मेरे सामने आया वो मेरा मास्टर ही था। तुम रोक नहीं पाओगे। रोक पाना ना पाना एक बात है, रोकने की कोशिश करना दूसरी बात है। हेवन एंड अर्थ मिस्टीरियस सेक्ट, 10,000 वेपन्स मेरी फाउंडेशन है। वांगशु एक स्वॉर्ड से बना इंसान बना। दाओ सेट के वंशज किंग शू, कृपया सभी एंसेस्टर्स मेरे दाओ सेट की रक्षा करें। हेवन को चीरो। पकड़ो मुझे टाइगर। बुरा हुआ, गॉड डिस्ट्रॉय ब्लड अभी नहीं पहुंचेगा। बुरा हुआ, बहुत तेज, बच नहीं सकते। इसी क्रिटिकल मोमेंट में लाइफ एंड डेथ कॉइन अचानक स्पेस को ट्विस्ट करता है और डेथ मार्क को घुमा देता है। मुझे तब समझ आया कि वो ब्लाइंड मैन ने जो कॉइन दिया था वो एक बार जान बचाने वाला नहीं था, वो एक बार जान शिफ्ट करने वाला था। अगर उस डेथ मार्क ने मुझे मिस नहीं किया होता तो शायद मुझे थोड़ी ट्रबल होती। ब्लाइंड मैन, इस बार तुमसे फेवर लिया है। तीसरा वर्ड आ गया, मरो मत। तीसरी बार, आखिरी बार सावधान रहो। इस तीसरी बार की पावर सबसे ज्यादा है। जल्दी खत्म करते हैं। टाइम रुका नहीं, पर वो सारी पावर जो उनकी थी अचानक आगे बढ़ने की क्वालिफिकेशन खो गई। मैंने कहा था तुम सब जाओ, जारी रखो, जारी, जारी रखो, जारी रखो। ये सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करता, ये एंशियंट क्वालिटी को फिर से जगाने की डिमांड है। अगर ये ब्लड मार्क पूरी तरह फॉर्म हो गया तो ईस्ट वेस्टलैंड की पूरी यंग जनरेशन परमानेंटली लॉक हो जाएगी। एक्चुअली ये एंशियंट ट्राइब के पागल लोग पूरे ईस्ट वेस्टलैंड को साथ में मारना चाहते हैं। जल्दी भागो, न भागे तो बहुत देर हो जाएगी। रुको, ब्लड मार्क फॉर्म होने से पहले उस टूटी स्टील को ढक दो। अटैक असर नहीं कर रहा, बाउंड एंड सील्ड कप में डाल नहीं सकते। ये डिटर्मिनेशन है क्या? कैप्चर लॉक टारगेट डायरेक्टली कप बाउंड्री में डाल दिया जाता है। आखिरकार मत सारे को ऑन होने दो। वो कप तुम्हारे लिए नहीं बना, वो तुम जैसे लोगों के लिए ग्रेव है। उस कप को मत देखो, इसमें बहुत सी वेलिंग साउंड्स हैं। वो लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं। अंदर खींच लिया गया। यही स्टीली बाउंड्री है। तुम कौन हो? पेपर पर्सन, हेवन की तरफ से जज करने वाला, सील करने वाला, हर उस चीज को दफनाने वाला जो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म स्पेशली उस मॉन्स्टर को मारने के लिए है जिसे एरा या तो कंटेन नहीं कर सकता या कंट्रोल नहीं कर सकता। और मैं ऑब्वियसली इसमें फंस गया। सुनने में लगता है तुम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है। अंदर खींच लिया गया। कहाँ खींचा? ये इल्यूजन नहीं है, ये स्टोन सी भी नहीं है, ये पीछे की बरीड रोड है। इस स्ट्रोक का रियल पर्पस कल्टिवेशन सील करना नहीं है, ये मेरा फ्यूचर सील करना है। एक बार हिट हुआ तो मेरा पूरा फ्यूचर परमानेंटली उसी स्टील के पीछे फिक्स्ड हो जाएगा। हमेशा किसी और के लिखे हुए एंडिंग में रुका रहूंगा। मुझे समझ आया, ये सारे बरीड लोग हैं, बरीड किए गए वो सब। शायद वो मरे नहीं हैं, पर हर एक इस मैकेनिज्म द्वारा पूरी तरह फिनिश कर दिया गया है। क्या तुम सब इससे सेटिस्फाइड हो? अगर तुम सबको ग्रो होने दिया जाए तो एरा केओस में चला जाएगा, स्पिरिट कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए तुम सबको बेरी करना सबसे सेफ तरीका है। तुम राइटिंग वाले लोग हमेशा दूसरों की लाइफ डिसाइड करना ही क्यों पसंद करते हो? ज्यादा बात मत करो, ऑर्डर सुनो। तुम भी इतना अर्ली नहीं चूज कर सकते थे। अगर अर्ली है तो मैं इसमें एंटर नहीं होना चाहता। मुझे बस पसंद नहीं है ये लुक। तुमने ऑलरेडी ऑर्डर बदलना सीख लिया है, इसे रूट से डिस्ट्रॉय करना होगा। मेरी ये लाइफ अब खत्म हो सकती है। बहुत अच्छा, बहुत हिम्मत है। भी नहीं मिलना चाहता। उसने उन्हें एक्चुअली नहीं मारा, वो सिर्फ उन सोल्स को जो एरा द्वारा कैद थे एक लेट रिलीफ दे रहा था। तुम रूल्स तोड़ रहे हो तो क्या हुआ? रूल्स जब सही नहीं होते तो बदलने ही चाहिए। वो सिर्फ प्योर फ्यूचर वाले हिस्से को चैलेंज कर रहा है। ये स्ट्रोक तो इतना पूरा लिखा गया है कि कोई भी एक्सेप्शन की जगह ही नहीं छोड़ता। डेमन मैन, तुम सच में इनेट दाओ मास्टर हो। ये ग्रेट दाओ ओरिजिन तुम्हें दे रहा हूं। ये मदर सीड है, पर ये यहाँ क्यों आ गया? अफेंग, ये तो मदर की आवाज़ है। ये मेमोरी नहीं, इल्यूजन भी नहीं, ये असली आवाज़ है जो ठंडे कारावास के दिनों में मेरे साथ थी। जब पाद भरा हुआ लगे तो कुछ बो, घास हो या फूल हो, जब तक कुछ ग्रो करता रहे कभी नहीं मरेगा। तो मदर ने मुझे यही बताना चाहा था। किसी के भी रूल्स लिखने की चिंता मत करो, चाहे ये रोड कितना भी नैरो हो। जब तक कुछ बोया जा सकता है तब तक एक वे है।
समझ गया। क्या समझा? तुम लोगों ने जो लिखा वो बहुत भरा हुआ है, हैवी और जेंटल। इसमें एक भी हार्ड कोल्ड रेड फायर एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो मैं इस मिट्टी को थोड़ा लूजन कर देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टेले को डिस्ट्रॉय करने की? जल्दी हाथ रोको। तुम इन्हें निकालना चाहते हो? मैं नहीं निकाल रहा। तुमने इन्हें बहुत लंबे समय तक बैरिड रखा। अब टाइम है वो खुद बाहर निकले। सच में 7,000 साल दबे रहना कितना सप्रेस करने वाला था। थैंक्स ब्रदर्स, करज से आ गए। बहुत अच्छा, एक लॉन्ग मेडिटेशन, फिर मुलाकात हुई। बहुत बहुत लंबा समय। तुम लोग तो पहले ही मर चुके हो, पर हम कभी मरे नहीं। मंक बहुत पहले चला जाना चाहता था, पर हमेशा दबा हुआ था, फ्री नहीं हो सका। जब पहले ही एक बार मर चुके तो फिर से मरने में क्या डरना। ये लड़ाई सिर्फ मैं एक अकेला पूरी नहीं करूंगा, ये उनका पाथ भी है, उनकी ग्रेव भी। खुद उन्हें ये खत्म करना चाहिए। ये हेवन डिक्रीड एलिमिनेशन है। इसे चैलेंज करने की कोशिश मत करो। वो फाइट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, पर कभी नहीं एस्केप कर सकते। ग्रेट डाउन ने तुम्हें बदल दिया है। तुम सिर्फ एक चांस ले पाओगे, तुम्हें पूरा स्टील में डाल देंगे। इम्पॉसिबल, क्योंकि ये स्टील है और पेपर पर्सन इस दुनिया के रूल्स और मास्टर हैं। क्या तुम्हें लगता है थोड़ी सी चीज़ लिखकर पूरे स्टील को बदल दोगे? करीब करीब। वैसे भी मुझे लिखना नहीं आता, चीज़ें बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है। एक ब्रोकन टुकड़ा स्टीले को खत्म करना चाहता है। कितना फनी है। रुको, हाथ रोको। नहीं रोका। आयरन थ्रेड हैवी। वहाँ कोई पाउडर, कोई चेन, कोई फॉर्मेशन नहीं था। सिर्फ एक बहुत छोटा सा बैरन फील्ड था, जिसमें कुछ वीड्स भी ग्रो हो रहे थे। पता चला हजारों साल पहले किसी ने इस स्टीले बाउंड्री में अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन छोड़ा था। न जाने कितने हीरोज ने इसे आगे बढ़ाया। ये छोटी सी सिग्निफिकेंस पास होती रही। आज मेरे समय तक जो पास हुआ, जमीन भर दो। तुम्हें सच में यही सबसे ज्यादा डर लगता है? तुम इसे मिटाने से पहले पूरा स्टीले डिस्ट्रॉय कर दोगे। रोक दो अमिताभ, असली एनिमी एक्चुअली वो नहीं था, ये स्टील ही था। आज अगर ये जागा तो जो भी सबको भर देता है वो एक्स्ट्रा बन जाता है। जानते नहीं हो, तुमने जो रिलीज किया वो होप नहीं, क्योस है। थोड़ा क्योस बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा ऑर्डर तो ग्रेव जैसा लगता है। तुमने इतनी हिम्मत है तो अभी दूसरा सोल्यूशन भी है, चाहो तो ट्राई करके देखो। यही इस टीले का सबसे प्रेशियस चीज है, एक ट्रू रिग्रेटफुल नेमलेस सीड। जो इसे बोता है उसे फिक्स से बाहर एक नया पाथ खोलने का हक मिलता है। बाकी का पाथ तुम पर है। अगर आगे कभी कोई सोर्ड लेकर तुम्हें थ्रेटन करे तो उन्हें कह देना, सोर्ड तो पाथ खोलने के लिए होती है, भविष्य में कभी किसी सोर्ड में फंसे व्यक्ति ना हो। शू ट्राइब इतना पीट लिया गया, फिर भी क्यों नहीं जा रहा? शीश शीश शीश। आ डिवाइन बीस्ट ग्रुप वापस आ गए। हम जीत गए, वापस आओ। बाहर बहुत हवा है। इसी के साथ हेवेंस चोजन वन के लिए हुआ यह बड़ा युद्ध आखिरकार खत्म हो गया। दुनिया में लंबे समय बाद फिर से शांति आई। इसके बाद दाओ सेक्ट ने लंबे समय तक रिकवरी और हीलिंग की। लिन फेंग के लिए दिन फिर से पहले जैसे लगने लगे। एंसेस्टर अंकल, आप अब इतने स्ट्रांग हो गए हो, फिर भी आप वैसे ही रहते हो। पाथ तो मैंने सबके लिए खोल दिया, बाकी का रास्ता खुद चलना है।